प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नांगल मरी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर पिलवाड़ा। आज हम बीए पार्ट 3 के इतिहास विषय के पेपर फर्स्ट के आयुक्तालय द्वारा निर्धारित जुलाई माह के पाठ्यक्रम में से सेकंड बिंदु मराठों का महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के समय उत्थान विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम महादजी सिंधिया के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। महादजी सिंधिया का जन्म 1727 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में महादजी सिंधिया ने भी भाग लिया था और भाग्य से किसी प्रकार वह बच निकले। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया के परिवार में एकमात्र महादजी सिंधिया ही पानीपत के युद्ध के बाद जीवित बचे थे। अतः वह सिंधिया की जागीर के उत्तराधिकारी बने। महादजी सिंधिया ने पेशवा माधवराव प्रथम, नारायण राव और माधवराव द्वितीय के काल में मराठों की कीर्ति को पुनः शिखर पर पहुंचाया, जो पानीपत की हार के बाद धूमिल हो गई थी। महादजी सिंधिया ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सेना का पाश्चात्य ढंग पर आधुनिकीकरण किया। फ्रांसीसी सेनानायक डी बोइने को उन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया। डी बोइने द्वारा प्रशिक्षित इसी सेना ने मुगल सम्राट को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया, अंग्रेजों से संघर्ष किया और राजपूताना में अपनी प्रभुता स्थापित की। महादजी सिंधिया का मराठों के उत्थान में क्या योगदान रहा, इसको हम कुछ बिंदुओं में बांटकर उनका अध्ययन करेंगे ताकि थोड़ा समझने में सुविधा रहे। महादजी सिंधिया और मुगल सम्राट, ये पहले बिंदु के तहत इस पर चर्चा करते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के पूर्व मराठों का दिल्ली की राजनीति पर नियंत्रण था। 1752 के करारनामे के अनुसार मराठों ने 50 लाख रुपए वार्षिक के बदले मुगल साम्राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का वचन दिया था और इसी करारनामे के तहत उन्हें सिंध, दोआब, पंजाब इत्यादि प्रदेशों से चौथ वसूली का अधिकार मिला था। यद्यपि मुगल सम्राट ने इस समझौते को पूर्ण रूप में मान्यता नहीं दी, मगर नवाब वज़ीर, जो उस समय प्रभावशाली था, सफदरजंग, उसके साथ मराठों का ये समझौता हुआ था और मराठे दिल्ली की राजनीति पर हावी हो गए थे। और अपने इसी कर्तव्य के वशीभूत होकर के मराठों ने 1761 में पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध युद्ध किया था। लेकिन पानीपत की हार के बाद मुगल सम्राट मराठों के नियंत्रण से मुक्त हो गया था और वह अवध के नवाब सुजाउद्दौला के आश्रय में चला गया। बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की पराजय के बाद अंग्रेज़ों ने इनके साथ इलाहाबाद की संधि की और इसी संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने पुनः अंग्रेज़ों की संरक्षता स्वीकार कर ली थी। मगर अंग्रेज़ों ने संधि की शर्तों का पालन नहीं किया और मुगल सम्राट को जो संधि में तय धन था और जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध नहीं करवाई। फलस्वरूप सम्राट की इच्छा पुनः मराठों की शरण में जाने की थी। महादजी सिंधिया ने इसी का लाभ उठाया और 1772 ईस्वी में मराठा पताका को दिल्ली तक
दिल्ली में पुनः शिखर पर पहुंचाया। उसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिल्ली ले जाकर मराठा संरक्षण में उसका राज्याभिषेक कराया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर पुनः मराठा नियंत्रण ढीला हो गया था। फलस्वरूप इस युद्ध की समाप्ति के बाद महादजी सिंधिया ने 1784 ईस्वी में पुनः सम्राट शाह आलम द्वितीय से मुलाकात की। वह उससे मिलने आगरा पहुंचा। सम्राट ने, जो इस समय बड़े आर्थिक और एक प्रकार से कहीं अपनी सुरक्षा के लिए भी चिंतित था, उसने महादजी सिंधिया को समस्त प्रशासकीय कार्य संभालने का आदेश दिया और उसे पेशवा के लिए महादजी सिंधिया ने सम्राट से वकील मुतलक का पद प्राप्त किया और स्वयं पेशवा का नायब बन गया। इस प्रकार 1784 ईस्वी तक मुगल सम्राट पर पुनः एक प्रकार से हम कहें मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। दीगे ने महादजी की सफलता को इन शब्दों में व्यक्त किया है। इन पदों के प्राप्त हो जाने से महादजी मुगल सेना तथा दिल्ली व आगरा के प्रांतों का अधिपति हो गया। मुगल प्रभुत्व के बाद महादजी सिंधिया ने ग्वालियर व गोहद पर अधिकार करके अपनी जागीर का विस्तार किया। 1783 ईस्वी में उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया और 1784 ईस्वी में उसने गोहद पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद अंग्रेज़ों के साथ हम महादजी सिंधिया के संबंधों की चर्चा करेंगे। पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, मगर उसके चाचा रघुनाथ राव उर्फ राघोबा ने पेशवा बनने के लिए उसकी हत्या कर दी, जिससे मराठा प्रशासन में एक प्रकार से अराजकता उत्पन्न हो गई। इस दौरान नाना फडणवीस ने राघोबा को पूना से निकालकर एक 12 भाई परिषद की स्थापना की, जो मराठों के दैनिक राजकाज का संचालन करती थी। महादजी सिंधिया ने इस समय नाना फडणवीस के साथ सहयोग किया और पेशवा परिवार के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित की। उसने रघुनाथ राव को पूना से निकालने और मृतक पेशवा नारायण राव के शिशु पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा के रूप में प्रतिष्ठित कर मराठा राज्य को बचाने का महती कार्य किया। रघुनाथ राव पुनः पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से 1775 में सूरत की संधि की, जिसके अनुसार वह एक अंग्रेज सेना लेकर पूना पर चढ़ाया, मगर मराठों से अंग्रेज इस समय बुरी तरह पराजित हुए। 1775 से 1782 ईस्वी के दौरान अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो संघर्ष हुआ उसे हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों का पलड़ा भारी रहा और अंत में महादजी ने मराठों की इज्जत को बचाने का पूरा प्रयास किया और 1782 ईस्वी में पूना दरबार और अंग्रेज़ों के मध्य संधि 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि
करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजपूतों से संघर्ष और अजमेर की प्राप्ति, यह हम अगले बिंदु के तहत महादजी के तहत इसका अध्ययन करेंगे। हम 1743 ईस्वी में आमेर के शासक सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उसके अलग अलग रानियों से उत्पन्न दो पुत्रों ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य राज्य प्राप्ति के लिए उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। इसमें दोनों ही पक्षों ने मराठों का सहयोग प्राप्त किया और मराठों ने धन लेकर के चौथ वसूली करके दोनों ही पक्षों की सहायता की। 1750 में ईश्वरी सिंह के आत्महत्या करने के बाद माधो सिंह जयपुर का शासक बना, पर उसने चौथ की राशि का भुगतान नहीं किया। फलस्वरूप सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में महादजी सिंधिया ने जयपुर से चौथ की राशि वसूल करने के लिए राजपूताना की ओर प्रस्थान किया। सवाई प्रताप सिंह भी मराठों की बार बार की मांगों से दुखी था। उसने जोधपुर राज्य से मराठों के विरुद्ध सहायता प्राप्त की। 28 जुलाई 1787 को तुंगा लालसोट दौसा के पास लालसोट नामक स्थान पर सिंधिया व राजपूतों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुछ असंतुष्ट मराठों और मुगल सेनानायक हमदानी ने भी राजपूतों का साथ दिया। फलस्वरूप महादजी को पीछे हटना पड़ा और इस तुंगा के युद्ध में राजपूतों का पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद महादजी ने पूना से सहायता की मांग की, मगर उसे पूना से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। फलस्वरूप कुछ समय बाद अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया उसने और अपनी पराजय का बदला लेने के लिए 1790 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने पुनः राजस्थान की ओर कूच किया। 20 जून 1790 को जयपुर और जोधपुर की सेनाओं को सिंधिया की सेना ने पाटन के युद्ध में परास्त किया। जयपुर राज्य ने क्षतिपूर्ति की राशि देकर के महादजी से संधि कर ली। इसके बाद मराठा जोधपुर की ओर रवाना हुए। 10 सितंबर 1790 को मेड़ता के युद्ध में जोधपुर का शासक विजय सिंह भी महादजी की सेना से परास्त हुआ। उसे भी विवश होकर महादजी के साथ संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार उसने सांबर व अजमेर के परगना मराठों को दे दिया। साथ ही 60 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि भी उसने महादजी सिंधिया को देना स्वीकार किया। अब हम देखते हैं नाना फडणवीस और होलकर के साथ महादजी सिंधिया के किस प्रकार के संबंध थे। महादजी सिंधिया हमेशा ही पेशवा परिवार के प्रति स्वामी भक्त रहा था, मगर उसकी बढ़ती शक्ति के कारण नाना फडणवीस उस पर संदेह करता था, उसके प्रति ईर्ष्यालु था। इस कारण महादजी ने अपना अधिकांश समय पूना से बाहर ही बिताया। तुंगा के युद्ध में नाना फडणवीस से सहायता मांगने पर उसने महादजी की किसी प्रकार सहायता नहीं की। पाटन के युद्ध के बाद
जब राजपूताना पर सिंधिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया, इसके बाद वह नाना फडणवीस से अपने मतभेद सुलझाने के लिए पूना पहुंचा। महादजी के काफ़ी प्रयासों के बाद भी नाना का संदेह दूर नहीं हो सका। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के मध्य संबंध सामान्य नहीं हो पाए। इसी मध्य होलकर ने सिंधिया के राज्य पर आक्रमण कर दिया। महादजी सिंधिया इस समय पूना में था, मगर उसकी प्रशिक्षित सेना ने 1793 ईस्वी में लाखेरी के युद्ध में होलकर की सेना को परास्त किया। इससे पूना दरबार में महादजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, मगर इससे नाना पुनः उसके प्रति शंकालु रहने लगा। पूना में रहने के दौरान ही महादजी सिंधिया बीमार पड़ा और 12 फरवरी 1794 ईस्वी को पूना में ही महादजी की मृत्यु हो गई। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठों की पताका को उत्तर भारत में पुनः लहराने का श्रेय महादजी सिंधिया को जाता है। महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने न केवल मुगल सम्राट अपितु रूहेलों को भी परास्त किया और राजपूताना में अपने प्रभुत्व की स्थापना कर अजमेर पर अपना अधिकार स्थापित किया। हम महादजी सिंधिया का मूल्यांकन करने के लिए कुछ बिंदुओं की सहायता लेंगे। जैसे महादजी सिंधिया एक कुशल योद्धा और एक अच्छा सेना नायक था। पानीपत के तृतीय युद्ध में उसने भाग लिया और उसका एक पैर उसी समय इस युद्ध में खराब हो गया था। इसके बावजूद उसने न केवल सिंधिया की जागीर को बढ़ाया, वरन मराठों के मान सम्मान को शिखर तक पहुंचाया। उसने भगोड़े मुगल सम्राट शाह आलम को पुणे दिल्ली में लाकर आसीन किया तथा 1784 ईस्वी में पेशवा के लिए वकील मुतलक का पद प्राप्त किया। महादजी सिंधिया ने जब उसके विरुद्ध होलकर ने आक्रमण किया तो लाखेरी में होलकर को भी पराजित किया। महादजी सिंधिया एक महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व का धनी हम उसे कह सकते हैं और अपनी इसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसने मुगल सम्राट के सारे प्रशासनिक कार्य अपने हाथ में लिए और राजपूताना में एक बार 1787 में पीछे हटने के बाद 1790 में पुनः जोधपुर और जयपुर को परास्त करने के बाद अपनी महत्वाकांक्षा को उसने संतुष्ट किया और अजमेर नगर पर अधिकार किया। अपनी इसी महत्वाकांक्षा के कारण वह एक प्रकार से नाम मात्र के मुगल साम्राज्य का सर्वे सर्वा, मुगल साम्राज्य की आर्थिक मदद करने वाला और उसकी सारे प्रशासकीय कार्य उसने अपने हाथ में लिए। महादजी सिंधिया ने उत्तर भारत में पुनः मराठा प्रभुत्व की स्थापना की
पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों का जो स्वप्न नष्ट हो गया था दिल्ली में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने का, वह दिल्ली में हिंदू साम्राज्य की स्थापना तो नहीं कर सका क्योंकि अंग्रेज इस समय शक्तिशाली हो रहे थे, मगर एक प्रकार से हम ये कहें नाम मात्र रूप में ही सही उसने मराठा पताका को पुनः उत्तर भारत में फहरा दिया। महादजी सिंधिया एक अच्छा कूटनीतिज्ञ भी था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जब लंबे संघर्ष के पश्चात मराठों की शक्ति भी चुक रही थी, उसने अंग्रेज़ों से सालबाई की संधि कर ली और अपनी कूटनीतिज्ञता के द्वारा उसने मराठों का कुछ भी खोए बिना माधवराव द्वितीय को अंग्रेज़ों के द्वारा पेशवा स्वीकार करवा लिया एवं मुग़ल सम्राट पर उसके नियंत्रण के अधिकार को भी उसने बरकरार रखवाया। ये उसकी कुशल कूटनीतिज्ञता का ही परिणाम था। मगर उसकी असामयिक मृत्यु ने, हम ये कहें, एक प्रकार से मराठा साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया और उस पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। महादजी सिंधिया की मृत्यु पर मालेसन लिखता है, महादजी सिंधिया की मृत्यु से मराठों का सबसे योग्य योद्धा, अत्यंत दूरदर्शी शासक खो गया। जीवन में उसके दो मुख्य उद्देश्य थे, प्रथम तो एक राज्य स्थापित करना और दूसरा अंग्रेज़ों से एक साम्राज्य स्थापित करने में होड़ लगाना। इन दोनों में ही उसे किसी हद तक सफलता प्राप्त हुई। उसके द्वारा स्थापित राज्य आज भी विद्यमान हैं और लेक एवं वेलेजली ने 8 वर्ष बाद इसकी बनाई सेना का जो संहार किया, उसका मुख्य कारण महादजी की छत्रछाया उड़ जाना था। काश वह थोड़े दिन और जीता तो उसने टीपू की घुड़सवार सेना और उसके फ्रांसीसी सिपाही, निज़ाम का शक्तिशाली तोपखाना, राजपूतों की सारी शक्ति और पूना, इंदौर, बड़ौदा और नागपुर से मराठों के प्रभाव क्षेत्र के सारे हथियार उठाने वाले सिपाहियों को एक ध्वज के नीचे एकत्रित कर दिया होता। यद्यपि शक्ति का पूर्ण निर्णय नहीं हो पाता, किंतु फिर भी संयुक्त भारतवर्ष और अंग्रेज़ों के बीच मुख्य समस्या का निर्णय तो हो ही जाता। अस्तु, जो भी हो, मृत्यु ने इसका निर्णय कर दिया और उसके बाद जो भाग्यहीन निर्णय होना था, केवल थोड़े समय की बात रह गई। यदुनाथ सरकार ने महादजी सिंधिया का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, महादजी सिंधिया एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में उत्तरी भारतवर्ष के इतिहास में एक भीमकाय व्यक्ति की तरह छाया रहा। उसके साधन त्रुटिपूर्ण थे। उसके साथियों और प्रतिनिधियों ने उसे बहुधा धोखा किया और उसे अनेक चिंताजनक जटिल समस्याओं से निपटना पड़ा। जेम्स एंडरसन और विलियम पामर जैसे रेजिडेंटों ने उसके पतन के विषय में भविष्यवाणी की थी, किंतु अंत में उसने सब पर विजय पाई। आधुनिक राष्ट्रवादी भले ही इसे भ्रम कहे, किंतु धर्म उसके जीवन का प्राण था। हम इस शक्तिशाली, अत्यंत व्यस्त व्यक्ति में, जबकि सांसारिक रूप से प्रतिष्ठा के शिखर पर था, प्रगाढ़ पारिवारिक प्रेम, स्वाभाविक नम्रता तथा आदरणीय व्यक्तियों के प्रति आदर और सम्मान पाते हैं। यह था महादजी का मराठा साम्राज्य के प्रति उत्थान विषय पर थोड़ी चर्चा। जय हिंद। हो गया रिकॉर्ड? तो आवाज़ सुन जाती है इसमें? चला कैसे नहीं, किसी से रिकॉर्ड नहीं हुआ? किसी नहीं हुआ रिकॉर्ड? नहीं हुआ है। ये बात 24:42